हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ टीनेजर्स प्रेयर रिटन बाय जे मॉर्स। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम लोग टीनेजर्स किसे कहते हैं। तो वैसे लोग जिनकी एज 13 से 19 वर्ष की होती है उन्हें हम लोग टीनेजर्स कहते हैं, राइट। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा यूट्यूब पे कि ये जो पोएम है सभी लोगों ने इसे मराठी में एक्सप्लेन किया है, किसी ने भी इसे हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया है। और क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती तो मैं मराठी में कर भी नहीं सकता, राइट। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वार्मिंग अप दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको 5 से 6 लोगों के बीच एक ग्रुप बना लेना है और उनके बीच क्या करना है, डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? When you have to take important decisions, जब आपको कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, what do you generally do? तो आखिर आप क्या करते हैं, अक्सर आप क्या करते हैं जब आपको कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इनको आपको रेटिंग देनी है 1 to 5 में, ठीक है। कंसल्ट योर पेरेंट्स और एल्डर्स, आप अपने माता पिता से सुझाव लेते हैं, सजेशन लेते हैं, अपने बड़ों से सजेशन लेते हैं। इसको आप कितना नंबर दोगे 1 से 5 के बीच में। कॉन्टेक्ट योर फ्रेंड्स फॉर एडवाइस, आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं एडवाइस के लिए, इसमें आप कितना मार्क्स देंगे। प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस, या आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको रास्ता दिखाए कि आप अच्छा डिसीजन और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें। डी में दिया गया थिंक डीपली इन साइलेंस, या आप खामोश हो जाते हैं और एकदम डीपली सोचते हैं उसके बारे में फिर फैसला लेते हैं। ई में दिया गया आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, या आप अपने टीचर से मदद मांगते हैं कि वो आपको बताएं कि आपको कौन सा फैसला लेना चाहिए। और टॉस अ कॉइन टू डिसाइड, या आप एक सिक्का उछालते हैं और अगर हेड आया तो ये डिसीजन और टेल आया तो ये डिसीजन। आप इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इन सभी को आपको रेटिंग देनी है 1 to 5 मार्क में, राइट। जैसे कि हम लोग रेटिंग देते हैं ना 1 to 5 स्टार्स में। अब यहाँ पे 2 में बताया गया है कि in poetry very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, कि पोइट्री में अक्सर दिखाई देता है कि जो हमारा पोइट होता है वो डायरेक्टली किसी ऐसे इंसान से बात करता है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होता, वहाँ पे वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। या ऐसा लगता है कि वो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से या किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है जो कि नॉन लिविंग है। तो ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? तो such a tactic or device used by the poet is the figure of speech called apostrophe। अगर इस तरह की कुछ लाइंस या इस तरह के लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइसेस आपके पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें हम लोग एपिस्ट्रॉफे कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्ट्रॉफे कहते हैं, राइट। जैसे कि हम बोल सकते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो एपिस्ट्रॉफे इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस समवन और समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी। जब हमारा पोएट किसी ऐसी चीज़ को संबोधित करता है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होता, वहाँ पे उपस्थित ही नहीं होता, या एक ऐसी चीज़ जो कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकती, आपको पलट के जवाब ही नहीं दे सकती, तो उस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं? एपिस्ट्रॉफे कहते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग कहते हैं ब्लो विंड ब्लो, है ना, हवा तुम बहो, और ये जो विंड है वो हमें पलट के जवाब नहीं दे सकती है। जैसे हम लोग कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये जो स्टार है ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया गया है? एड्रेस किया गया है। डेथ वेयर इज़ दाई स्टिंग, है ना, यहाँ पे डेथ को बोला गया है, राइट। ओ केव मैन आई विश आई कुड लिव विद यू, कि ओ केव मैन काश ऐसा होता है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता। अब यहाँ पे कुछ इसी तरह के लिटरेरी डिवाइस एपिस्ट्रॉफी दिए गए हैं जिसे हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एपिस्ट्रॉफी ऑफ योर ऑन। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिल कर सकते हैं ओ लाइफ हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कि ओ जिंदगी तुम कितनी खूबसूरत हो। सेकेंड को हम लोग बोल सकते हैं डियर गॉड प्लीज़ हेल्प मी, डियर गॉड प्लीज़ हेल्प मी एज आई एम इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आप इस तरह से इसको फिल कर सकते हो, अपने मन से भी फिल कर सकते हो। सी में है बुक्स यू आर ऑसम, किताबें क्या होती हैं? शानदार होती हैं, ऑसम होती हैं। एग्जाम्स आई विश आई वेयर नॉट टू अटेंड यू, हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम्स काश ऐसा होता है कि मुझे तुम्हें अटेंड नहीं करना होता, क्योंकि एग्जाम्स अटेंड करने में सभी को डर लगता है, मुझे भी लगता था। ओ यू ब्यूटीफुल स्काई यू आर सो बिग यू आर सो लार्ज, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है इस बॉक्स में टीचर शुड एक्सप्लेन द एपिस्ट्रॉफी इन पंक्चुएशन एंड एपिस्ट्रॉफी एज अ फिगर ऑफ स्पीच।
अब देखो एपिस्ट्रॉफी दो तरह की चीज़ें होती है। तो पहले हमने देखा एपिस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है, और एक एपिस्ट्रॉफी जो होता है उसे हम लोग पंक्चुएशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर वो पोजीशन दिखाने का काम करता है। जैसे राम्स कार, राम की कार, श्याम्स काऊ, श्याम की गाय। जब हम राम्स कार लिखेंगे तो राम के बाद हम लोग ऊपर एक कॉमा लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफी जिसे कहते हैं, उसके साथ एस लगा देते हैं। तो इसको हम लोग, इस एपिस्ट्रॉफी को हम लोग पंक्चुएशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब चलिए हम लोग अपने इस पोएम को पढ़ लेते हैं, अ टीनेजर्स प्रेयर। तो यहाँ पे एक लड़की को दिखाया गया है जो कि प्रार्थना कर रही है, राइट। तो हम लोग ऑथर को एक लड़की मान करके चलेंगे, हालांकि जो हमारे ऑथर हैं जे मॉर्स वो एक लड़की नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टेंजा बताया गया है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, कि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर के आती है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, और मुझे निर्णय लेना होगा, मुझे फैसला करना होगा। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, और मुझे ये फैसला लेना होगा कि मैं किस रास्ते पे चलूँगी, कि मैं किस रास्ते पे चलूँगी, और मैं जिस रास्ते पे चलूँगी इसका फैसला करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया गया है कि हर दिन जब शुरुआत होती है, हर दिन जब नई सुबह आती है, तो उसके साथ नए नए चांसेस इंसान को दिए जाते हैं नेचर की तरफ से, भगवान की तरफ से। और हमें हर दिन नए फैसले लेने चाहिए, भले वो फैसले आसान हो या डिफ़िकल्ट हो। हमें उन फैसलों को लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, और ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। अब यहाँ पे ये लड़की कहती है कि मैं उस सड़क को भी चुन सकती हूँ जो कि ज़िंदगी की तरफ जाता हो, जो कि ग्रेट सक्सेस की तरफ जाता हो, जो कि सफलता की तरफ जाता हो। और मैं उस सड़क को भी चुन सकती हूँ जो कि अंधेरे की तरफ जाता हो, जो कि परेशानियों की तरफ जाता हो, जो कि मुसीबत और बर्बादी की तरफ जाता हो। अगर मैं हर दिन नए नए डिसीजंस लेती हूँ, अगर मैं हर दिन नए नए फैसले करती हूँ, तो मुझे देखना होगा कि मुझे कौन सा फैसला कहाँ पे पहुँचाएगा, राइट। अगर आप हर दिन अच्छे डिसीजंस लेते हैं, करेक्ट डिसीजंस लेते हैं, तो फिर आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर आपके डिसीजंस सही नहीं है तो फिर आपको बर्बाद करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे सेकंड स्टेंजा में बताया गया है कि ये जो टीनेजर गर्ल है, ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इसे कौन सा फैसला लेना चाहिए, इसे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, राइट। इसीलिए वो कहती है कि जब मैं फ़ैसला लूँगी तो मुझे पता नहीं कि मैं ग्रेट सक्सेस की तरफ जाऊँगी, मैं ज़िंदगी की तरफ जाऊँगी या ग्रेट डिस्ट्रेस की तरफ चली जाऊँगी। वो एक डायलेमा में है, दुविधा में है। ओके, अब वो लड़की थर्ड स्टेंजा में क्या कहती है। यहाँ पे लड़की और लड़का कोई भी हो सकता है, क्योंकि पिक्चर में एक लड़की का फ़ोटो दिया गया है, इसीलिए हम लोग लड़की मान करके चलेंगे। प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड। अब ये लड़की भगवान से प्रार्थना करती है, कहती है, हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे जीसस क्राइस्ट, आप मेरी आंखें खोल दीजिए, दैट आई माइट क्लियरली सी, जिससे कि मैं चीज़ों को साफ साफ स्पष्ट रूप से क्लियरली देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, और मेरी मदद कीजिए कि मैं उस चीज़ के साथ खड़ी रहूं जो कि सही है, जो कि हक है, जो कि राइट है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरी मदद कीजिए कि मेरे अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, जो मुझ में बेस्ट है, वो खुल करके निखर करके सामने आए, और मैं ताकतवर रह सकूं, मैं स्ट्रांग रह सकूं, मैं फिज़िकली और मेंटली अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकूं, मजबूत बना सकूं, ताकि लाइफ के लिए मैं हर रोज़ फिट रह सकूं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माई वे। यहाँ पे टेम्पटेशन का मतलब होगा प्रलोभन, लालच, कि भगवान मेरी मदद कीजिए कि मैं ना कह सकूं जब मेरे रास्ते में लालच आए, प्रलोभन आए, है ना, कि मैं लालची न बन जाऊं। इसके लिए मुझे मदद कीजिए कि जब भी मुझे कोई ललचाए तो मैं उसे सीधे सीधे ब्लंटली, स्पष्ट रूप से ना कह सकूं। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और मैं इससे, अगर मैं ऐसा कर पाती हूँ, मैं टेम्पटेशन को ना बोल पाती हूँ, तो मैं अपने बॉडी को क्लीन रख पाऊँगी और हर दिन ज़िंदगी के लिए मैं फ़िट रहूँगी, चाहे वो मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे हो। मैं एकदम लाइफ के लिए फ़िट रहूँगी और हर दिन अच्छे फ़ैसले ले सकूँगी। आखिर के फाइनल स्टेंजा में वो लड़की कहती है, व्हेन माई टीन एज ईयर्स आर ओवर, और अगर ऐसा होगा
कि मेरी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं जो दुआ मांग रही हूँ, जो प्रार्थना कर रही हूँ, अगर आप पूरे कर देते हैं, भगवान से कहती है, जब मैं देखूंगी कि मेरे टीनेजर्स, मेरे किशोरावस्था के दिन ख़त्म हो गए, व्हेन माई टीनेज ईयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी, तब मैं जानती हूँ कि मैं देखूंगी दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि मैंने अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से बिताया है। मैंने जो भी फैसले किए हैं वो काफ़ी शानदार थे, काफ़ी अच्छे थे। मैंने जो भी अचीव किया है उसके लिए मुझे प्राउड फील होता है, उसके लिए मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ या करती हूँ। विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और मैं देखूंगी कि जब मैंने अपने जीवन को इतने अच्छे से बिताया तो उसमें आप मेरे साथ थे। भगवान, आप मेरे साथ थे, आपने मेरे सभी प्रेयर्स को एक्सेप्ट किया और मैं लाइफ में चीज़ें अचीव कर पाई। तो फाइनली स्टेंजा में वो कहती है, भगवान आप हमेशा मेरे साथ रहे और मैंने अपने जीवन को काफ़ी अच्छे से बिताया। तो ये रहा हमारा पोएम जो कि लिखा गया है जे मॉर्स के द्वारा। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज। कुछ ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, इनको हमें चूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू बिगिनिंग्स आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे। ऑप्शन बी में है, क्वेश्चन बी है, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट सक्सेस। ऑप्शन सी में है, द पोइट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी में, व्हाट इज राइट। क्वेश्चन डी है, द पोइट वांट्स टू सी दैट हिज टीनेज ईयर्स हैव बीन द बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। ओके, सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो अगर हम पोएम में राइमिंग वर्ड्स को अगर देखें तो इसमें काफ़ी ईजिली हमें राइमिंग वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है इसे निकाल लेते हैं। तो हम लोग बिगिनिंग्स को ए मानेंगे, मेक को बी मानेंगे, चूज़ को सी मानेंगे और टेक को बी मानेंगे, क्योंकि मेक और टेक राइम कर रहे हैं। तो इस पोएम का जो राइम स्कीम हो गया वो हो गया ए बी सी बी। क्या हो गया, ए बी सी बी। तो यहाँ पे मेक और टेक राइम कर रहे हैं, सक्सेस और डिस्ट्रेस राइम कर रहे हैं, सी और मी राइम कर रहे हैं, वे और डे राइम कर रहे हैं, सी और मी राइम कर रहे हैं। तो आप इन राइमिंग वर्ड्स को जो है ना यहाँ पे फिल कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे ए बी सी बी इसका राइम स्कीम हो जाएगा। Match the lines in column A with the figure of speech in column B. First decision I must make, यहाँ पे inversion यूज़ किया गया। inversion में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा verb होता है उसको subject से पहले रख देते हैं। तो first को हम लोग मैच करेंगे B के साथ, column A और column B को मैच करना है। तो first को B के साथ, please open up my eyes dear Lord, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कहाँ पे करेंगे, ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड। तो ये हो जाएगा एपोस्ट्रोफी, क्योंकि भगवान वहाँ पे मौजूद नहीं है और भगवान को सीधे सीधे एड्रेस किया गया है। तो सेकंड को हम लोग ए के साथ मैच करेंगे। थर्ड है, ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड। ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, यहाँ पे डाउन डार्कन जो है ये एलिट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में, राइट। तो हम लोग थर्ड को बोलेंगे, एलिट्रेशन डी हो जाएगा। आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। यहाँ पे रोड और लाइफ दोनों जो कि अनलाइक चीज़ें हैं और इनको क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर्स मुझे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।